हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारा चैप्टर 8, 8वां चैप्टर। उस बहुत छोटा चैप्टर है, इसको कुछ रिवीजन के क्वेश्चन हम आज करेंगे। देखिए, कारण ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हमारा 8वां अध्याय है, बहुत छोटा अध्याय है और इसको हमारा यदि हम 12th का ब्लूप्रिंट देखें 2019-20 का, उस ब्लूप्रिंट को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ये हमारा जो 5वें नंबर पर विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का पूरा यूनिट है और इस यूनिट में से एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और एक 2 अंक का प्रश्न आना है। यानी 2019 का जो ब्लूप्रिंट है उसमें टोटल आवंटित अंक 4 हुए और एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 अंक का 1 आएगा, टोटल 4 नंबर। इसका मतलब है बहुत छोटे क्वेश्चन इसमें आना है, वेटेज कम है। तो हम आज रिवीजन करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे और शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपने अब समझ चुके हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा क्या है, इसका समीकरण लिखिए। देखिए, इस पूरे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर मैक्सवेल ने काम किया, क्लार्क मैक्सवेल ने काम किया। उन्होंने एम्पियर का जो परिपथी नियम हमने गतिमान आवेश में पढ़ा था, उसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन में विस्थापन धारा की कॉन्सेप्ट उन्होंने दी। तो विस्थापन धारा की डेफिनेशन क्या है? वह धारा जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसको विस्थापन धारा कहते हैं। एक कैपेसिटर वाला प्रयोग आपने देखा होगा। कैपेसिटर के अंदर जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो अंदर उसमें ऑब्जर्व किया गया, यदि मैग्नेटिक नीडल को बाहर रखा जाए जहां धारा बह रही है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो ऑस्टिड ने हमको बताया था। लेकिन कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में यदि नीडल को रखा जाए तो भी वो डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब है मैक्सवेल ने ये कहा कि यहां भी कोई ना कोई धारा है और उस धारा को उन्होंने नाम दिया विस्थापन धारा, जो कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको आईडी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर। ये विस्थापन धारा का सूत्र है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल यानी मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथीय नियम में जो संशोधन लगाया विस्थापन धारा की कॉन्सेप्ट देने के बाद, उस समीकरण को कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। ठीक है, वो समीकरण क्या है? ये समीकरण ये है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी के बराबर होता है। ये आई सी कन्वेंशनल करंट कहलाती है, ठीक है, चालन धारा कहलाती है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा कहलाती है। आपने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा होगा, उसमें वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल हम लिखते हैं म्यू नॉट आई सी। उस पूरे बंद लूप जिसको हम एम्पियर लूप कहते हैं, उसके अंदर जितनी धारा होती है उसका म्यू नॉट गुना होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का रेखीय समाकलन। अब यदि म्यू नॉट को बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा आईसी प्लस म्यू नॉट बाहर आ जाएगा और ये आईसी प्लस आईडी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और है लिखने का। वो क्या है? वो तरीका ये है कि आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी होती है, तो हम आई डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा समीकरण हो जाएगा, एक बार देखिएगा उसे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इस तरह से ये समीकरण हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा एक न्यूमेरिकल है। 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र के बीच में जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट पर सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है वोल्टेज। तो संधारित्र में विस्थापन धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया है। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस को लिखें। 2 माइक्रोफेरेड दिया है। माइक्रोफेरेड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 की घात ऋण 6 का गुणा होगा, तो 2 गुणित 10 की घात ऋण 6 फेरेड आ जाएगा। अब वोल्टेज परिवर्तन की दर दी है। परिवर्तन की दर से मतलब dv बाई dt। वोल्टेज क्या है? v, और t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये परिवर्तन की क्या आएगी? दर आएगी। तो dv बाई dt हमको दी है 5 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें फार्मूला कौन सा लगाना है? फार्मूला हमारा लगेगा
ये ID इक्वल्स टू हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, तो सिंपली ID इससे आएगा डी क्यू बाई डी टी से। अब आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, C भी, धारिता में आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, तो Q इज इक्वल टू C भी, तो यहाँ Q की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे तो डी बाई डी टी, C भी, C तो कांस्टेंट है, तो C क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ID इक्वल्स टू C dV बाई डी टी। अब ये सारी चीजें हमारे पास हैं, C की वैल्यू हम रखेंगे ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और dV बाई डी टी कितना दिया है, 5 दिया है, तो ये 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 के ऊपर +1 आया, -6 में से +1 गया, 10 टू द पावर -5 एम्पियर। ये हमारी करंट आ गई, विस्थापन धारा का मान आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। मैक्सवेल के समीकरण लिखिए। देखिए मैक्सवेल ने गाउस, फैराडे और एम्पियर के जो नियम थे, जो हमने पिछली यूनिट्स में पढ़े हैं, गॉस का नियम जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, फैराडे के नियम और एम्पियर का सर्किटल नियम, इनमें सुधार करके 4 समीकरणों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया, जिनको हम मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। इसको आप नोट करें। पहला समीकरण गॉस की प्रमेय जो हमने पढ़ी है वो है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस का, ये विद्युत क्षेत्र वाला नियम है। दूसरा गॉस का ये चुंबकत्व का नियम है। किसी बंद चुंबकीय पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। तो ये इस तरह से लिखा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस। ये जो नियम लिखा हुआ है ये फैराडे का नियम है, जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -d∅ अपॉन dt, जो कि फैराडे के दूसरे नियम में हमने पढ़ा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये फैराडे का नियम है। और बाद में सबसे खास नियम जो मैक्सवेल ने दिया वो एम्पियर के नियम में संशोधन लगाया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जिससे दिया वो समीकरण ये है, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन 0 d∅ बाई डी टी। ये चारों समीकरण आप नोट करें, ये मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत तलों में ज्याविक्रीय दोलन बनते हैं। इन दोलनों से ये तरंग बनती हैं। इन तरंगों का जो स्रोत है वो एक्सेलरेटेड चार्ज है, त्वरित आवेश है। जब आवेश एक्सेलरेट होता है तो विद्युत क्षेत्र चेंज होता है। विद्युत क्षेत्र चेंज होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ये दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो जो साइनोसाइडल ऑसिलेशंस हैं वो बनते हैं, उन ऑसिलेशन से ये विद्युत चुंबकीय तरंगें बनती हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप करें। अगला क्वेश्चन भी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 वोल्ट पर मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 30 वोल्ट पर मीटर हमको दी है। C हम जानते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक ये आता है, मैक्सवेल ने हमको बताया C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। ये उसके गुणों में आप एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो E0 अपॉन B0, E0 की वैल्यू रख दें। तो पहले B0 हमको निकालना है, तो B0 हम यहाँ ले आए, तो C नीचे आएगा, तो E0 की वैल्यू रखेंगे 30 ऊपर आएगा और 3 × 10⁸ नीचे आएगा। 3 से हम इस 30 को काट देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप 10 टू द पावर 8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर -7 हो जाएगी। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बड़ी आसानी से ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है कि क्या संबंध है E और B के बीच में, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है।
अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। मैंने जैसा कि लेक्चर की शुरुआत में ही बताया, या तो 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फैराडे ने, दूसरा बी हमारे पास है मैक्सवेल ने, तीसरा हर्ट्ज ने, और चौथा मार्कोनी ने। तो आप अभी सुन चुके हैं किसने आविष्कार किया, मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। उसके बाद हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पादित किया और उससे उनकी जो परिकल्पना है उसको मान्यता प्राप्त हो गई कि जो बात मैक्सवेल कह रहे हैं वो सही है। हर्ट्ज ने किया, मार्कोनी ने प्रयोग किया, जेसी बोस साहब ने भी प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम की थी कौन से वैज्ञानिक ने, फैराडे ने, मैक्सवेल ने, हर्ट्ज ने और मार्कोनी ने। तो इसका आंसर है सही सी, हर्ट्ज ने। 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हर्ट्ज ने दोलनी परिपथ का उपयोग करके कम आवृत्ति तथा अधिक तरंग दैर्घ्य की, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में रेसिप्रोकल रिलेशन है, यदि आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, ठीक है ना, वेवलेंथ ज्यादा होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन प्रयोगशाला में किया। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने भी कलकत्ता में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। जेसी बोस का नाम भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों पर काम किया और तरंगों को प्रयोगशाला में उत्पादित भी किया। तो प्रायोगिक पुष्टि लेकिन हर्ट्ज के प्रयोग से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अभी आपने परिभाषा पढ़ी है, किस तरह के होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर समानांतर होते हैं, न्यून कोण पर झुके होते हैं या अधिक कोण पर झुके होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, परिभाषा में हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलनों से बनती हैं, ये परस्पर लंबवत होते हैं, ज्यावक्रीय दोलन कहलाते हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में, स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगे, जितनी तरंगे आप जिनके नाम सुन रहे हैं, कुछ सूर्य से जो विकिरण आते हैं उनमें बहुत सारी तरंगे होती हैं, हम अलग अलग नामों से इनको जानते हैं, लेकिन पूरों को मिला के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इनमें से कुछ हमें दिखाई देती हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देती। जो विकिरण या जो तरंगे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते और उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम, और जो हमें दिखाई देता है जैसे दृश्य प्रकाश है जिसमें 7 रंग का प्रकाश समाहित होता है, वो दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसका एक ऑर्डर है, गामा रेज से ये शुरू होता है। तो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य कौन की है, एक्स किरणों की है, अवरक्त किरणों की है, गामा किरणों की है या माइक्रो तरंगों की है। तो इसका आंसर है सही, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, सबसे कम होती है, लेकिन आवृत्ति सबसे उच्च होती है। जो तरंग दैर्घ्य छोटी वाली तरंग होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो बढ़ती हुई आवृत्ति के क्रम में या बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य के क्रम में या घटती हुई आवृत्ति के क्रम में यदि स्पेक्ट्रम को हम देखें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आती हैं गामा किरणें, यानी गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। उसके बाद एक्स रेज हैं, फिर उसके बाद यूवी रेज आती हैं, पराबैंगनी किरणें, फिर उसके बाद हमारा दृश्य प्रकाश आता है, फिर उसके बाद अवरक्त किरणें आती हैं, फिर उसके बाद माइक्रो तरंगे और लास्ट में रेडियो तरंगे। इन सबको मिला के ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है कि ये इनविजिबल है, इनको संसूचित करने के अलग अलग तरीके हैं, उनसे इनको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है या हम कहें आवृत्ति का ये घटता क्रम है। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होगी, फिर उससे कम होगी एक्स किरणों की। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देख लेते हैं, वो कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, आवृत्ति सबसे अधिक होती है एक्स किरणों की, अवरक्त किरणों की, गामा किरणों की, माइक्रो तरंगों की, सूक्ष्म तरंगों की। इसका आंसर भी सी है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, जैसा कि मैंने अभी बताया। इनमें संबंध क्या है, एक सूत्र होता है C = न्यू लैम्डा, बहुत आसान से न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। C विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है या प्रकाश की चाल है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है।
न्यू आवृत्ति होती है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। यदि हम इससे न्यू निकालें तो c बाई लैम्डा, ये देखिए अपोजिट रिलेशन आ गया, न्यू कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, ठीक है, न्यू ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। और c की वैल्यू ये नोट करें, ये प्रकाश की चाल के बराबर 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं वो क्या है, वो है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एक्स किरणें, दूसरा हमारा ऑप्शन है अवरक्त किरणें, तीसरा सी ऑप्शन है गामा किरणें, और चौथा है डी ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा 6 क्वेश्चन, कोहरे में संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों का, अवरक्त किरणों का, गामा किरणों का और सूक्ष्म तरंगों का। तो कोहरे में संकेत भेजने के लिए अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है, बी आंसर इसका सही है। अवरक्त विकिरणों की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इनकी स्कैटरिंग कम होती है, जिससे कोहरे में अधिक दूर तक जा सकती हैं। प्रकीर्णन आप आगे पढ़ेंगे, रेले का इसमें नियम है। स्कैटरिंग को हम यूं समझते हैं कि इनका फैलाव कम होता है। रेले का एक नियम है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो अवरक्त किरणों की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, इसलिए ये फैलती कम है। तो एक सीधी किरण पुंज बना के इन्हें कोहरे में भी अधिक दूर तक भेजा जा सकता है। तो संकेत भेजने के लिए इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7th क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, ओजोन परत अवशोषित करती है, किस चीज को अवशोषित करती है, दृश्य प्रकाश को, रेडियो तरंगों को, गामा किरणों को, या एक्स किरणों एवं यूवी किरणों को। देखिए ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, इसका आंसर डी सही है। ये कम मात्रा में एक्स किरणों को और यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये मानव के लिए और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। समताप मंडल जो है उसके ऊपरी भाग में 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में एक लेयर है ओजोन की, O3 की। यह सूर्य से आने वाली यूवी और एक्स किरणों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है। यूवी रेज से नुकसान होता है, स्किन का कैंसर तक हो जाता है, तो उसको अवशोषित कर ले। इस तरह से ये सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ये ओजोन लेयर का महत्व भी, प्रदूषण के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब पृथ्वी से निकल रहा है तो ओजोन लेयर को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज नीचे तक आ रही हैं, तो ये नुकसानदायक होती है। लेकिन ओजोन लेयर हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है हमारा, ये 8वां प्रश्न है, परावैंगनी लैंपों के बल्ब बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं। जो लैंप परावैंगनी रेज देते हैं वो कांच के, रॉक साल्ट के, या क्वार्ट्ज के, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, परावैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। उसका कारण यह है कि कांच परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके गुणों में आपने पढ़ा है, परंतु क्वार्ट्ज इन विकिरणों को अवशोषित नहीं करता, इसलिए इन लैंपों के बल्ब किसके बनाए जाते हैं, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9वां प्रश्न क्या है, मैक्सवेल के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल का समीकरण है। तो प्रकाश की चाल का समीकरण मैक्सवेल ने जो दिया वो इन 4 में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है C इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है B C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन 0, तीसरा है C इक्वल टू म्यू अपॉन C, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने गुणों में पढ़ा है, आपने पिछला वीडियो पढ़ लिया है, ये फार्मूला है प्रकाश की चाल का, बी आंसर इसका सही है। C इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट आप पहले पढ़ चुके हैं, ये निर्वात की चुंबकशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 ये भी कांस्टेंट है, विद्युत में आपने पढ़ा है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है हमारा ऑब्जेक्टिव, निर्वात में प्रकाश की चाल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित है। इसका हमने एक सवाल अभी किया है।
पहला ऑप्शन है ए सी इक्वल्स टू E0 B0, बी है सी इक्वल्स टू अंडर रूट E0 B0, तीसरा है सी इक्वल्स टू E0 अपॉन B0 और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है, हम एक सवाल कर चुके हैं ये सी वाला, E0 अपॉन B0 विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है। ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है। जैसे हम आयाम को पढ़ते हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी में V0 होता है, तो ये अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र का आयाम या शिखर मान कहते हैं इसको, और ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या शिखर मान है मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हम देखते हैं वो क्या है। सबसे अधिक भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर किसकी है? ए गामा रेज की, बी सूक्ष्म तरंगों की, सी अवरक्त विकिरणों की, और डी हमारा है परावैगनी विकिरणों की। इसका आंसर ए सही है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12वां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? ए सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रो तरंगों का, बी अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड का, सी अल्ट्रावायलेट परावैगनिक विकिरणों का, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रो तरंगों का उपयोग होता है। देखिए, हमारा उद्देश्य होता है भोज्य पदार्थों को गर्म करना, ठीक है, जिससे वो पक जाएं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जब हम गैस पे या किसी चीज पे गर्म करते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, और बर्तन गर्म होने के बाद फिर भोज्य पदार्थों को हीट मिलती है जिससे वो गर्म होते हैं, उनके अंदर का जल गर्म होता है, फिर अणुओं को वितरित हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन में जहां हम भोज्य पदार्थ को रखते हैं वहां उचित आवृत्ति की माइक्रो तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जिससे बर्तन गर्म नहीं होता बल्कि सीधे ऊर्जा किसको मिलती है? भोज्य पदार्थों को मिलती है। चीनी मिट्टी के बर्तन में हम भोजन को रखते हैं माइक्रोवेव ओवन में, सीधे जो हीट है ऊर्जा वो भोजन को मिलती है, जिससे भोजन सीधे गर्म होता है और पक जाता है। तो ये माइक्रोवेव ओवन में माइक्रो तरंगों का, उसका नाम ही माइक्रोवेव है, तो हाँ आ रहा है माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है। 13वां क्वेश्चन है, ये क्या है? तरंगों का कौन सा गुण प्रकाश के रंग का कारण है? तो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा उसका एस्पेक्ट्स है? आयाम है कि तरंगदैर्घ्य है कि वेग है कि आवृत्ति है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सही आंसर इसका है आवृत्ति। आवृत्ति प्रकाश के तरंग का कारण है। अलग अलग आवृत्ति होगी तो रंग की भिन्नता का कारण आवृत्ति है, न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार में टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं? ए ऑप्शन है माइक्रो तरंगे, बी है रेडियो तरंगे, सी है गामा किरणें, और डी है अवरक्त किरणें। तो इसका आंसर है सही बी, रेडियो तरंगों को दूर संचार में उपयोग में लाया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में, जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15 क्वेश्चन है, उपग्रह संचार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? माइक्रो तरंगों का, बी ऑप्शन है रेडियो तरंगों का, सी है गामा किरणों का, डी है अवरक्त किरणों का। इसका सही आंसर है ए, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 16 है, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? माइक्रो तरंगों का, रेडियो तरंगों का, गामा किरणों का, या एक्स किरणों का? एक्स किरणों का अध्ययन किया जाता है, तो सही आंसर हमारा क्या है? डी है। एक्स किरणों का हम अध्ययन करते हैं क्रिस्टल संरचना, एक्स किरणों का उपयोग करते हैं क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है हमारा, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? ए माइक्रो तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी गामा किरणें, डी परावैगनी किरणें। हमारा आंसर सही है डी, अल्ट्रावायलेट रेज से फिंगरप्रिंट का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 18वां क्या है, इसे देख लेते हैं। यह है लासिक, नेत्र चिकित्सा में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? आई सर्जरी की एक प्रोसेस है, वो है लासिक कहलाती है। लासिक में किस तरंगों का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो तरंगे, दूसरा है रेडियो तरंगे, तीसरा है गामा किरणें, चौथा है परावैगनी किरणें। इसका डी आंसर सही है, परावैगनी यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज का लासिक
शल्य चिकित्सा में, नेत्र की शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस। ये परावैगनी तरंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती है, इसके कारण इन्हें बहुत ही नैरो संकीर्ण किरण पुंज के रूप में हम फोकस कर सकते हैं और फोकस करके शल्य चिकित्सा में, जिसका नाम है लासिक, उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 में है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि विद्युत वेक्टर x दिशा में और चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो इनके संचरण की दिशा क्या होगी। आपने परिभाषा में पढ़ा है, ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से बनती हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी यदि x दिशा में विद्युत वेक्टर है, y दिशा में चुंबकीय वेक्टर है, तो निश्चित रूप से उन तरंग संचरण की दिशा z दिशा में होगी। तो इसका सही आंसर क्या है, z दिशा में, सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं रडार प्रणाली में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। रडार सिस्टम में ए माइक्रो तरंगे, बी रेडियो तरंगे, सी गामा किरणें और डी परावैगनी किरणें। इसका सही उत्तर है ए, माइक्रो तरंगों का रडार प्रणाली में उपयोग किया जाता है। ये एक निश्चित दिशा में तरंगे भेजी जाती हैं, वो हवाई जहाज से टकरा के वापस लौटती हैं। तरंगों के जाने और आने में लगा समय नोट कर लेते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब हमने समय नोट कर लिया, दूरी डिस्टेंस निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय में मान रख के हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो आज इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव और कुछ छोटे क्वेश्चन किए, तो आप इनको समझिएगा और अपने टीचर से भी समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।